नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 29 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो, ज्वाइन बटन। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट टू गलत है। देखिए दोस्तों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल बहुत न्यूज़ में है। रिसेंटली जो केरला में गोल्ड स्मगलिंग केसेस हुआ था उसमें भी ईडी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। अभी भी केस ईडी ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर आता है। अब इसलिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आजकल न्यूज़ में है, हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ईडी के बारे में जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जान के रखिए। इस बार प्रीलिम्स में कोई भी एक सेंट्रल एजेंसी के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो अब ईडी के बारे में कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, कौन से एक्ट के अंदर ये एस्टैब्लिश किया? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। जैसे मैंने बताया दोस्तों, केरला गोल्ड स्मगलिंग केस, जिसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, तो आपको यह पता चल गया होगा कि ईडी का बेसिक काम क्या है। जितने भी केसेस में फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व है, और भी बहुत बड़े बड़े केसेस जहाँ जैसे नीरव मोदी का, विजय माल्या का, जैसे इंडिया से कुछ बड़े से स्कैम करके पैसे चुरा के भागा, इस तरह के केसेस, या कुछ भी केसेस जिसमें स्मगलिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, ये सब केसेस ईडी देखता है। राइट। अब ईडी के बारे में देखिए दोस्तों, मेजर पॉइंट्स में बता देता हूँ, पढ़ लीजिएगा आप लोग पॉज करके, नहीं तो मैं पीडीएफ अपलोड करवा ही देता हूँ। देखिए, नाउ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। राइट। और क्या, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट हु इज एन आईआरएस ऑफिसर। तो एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर इसका डायरेक्टर रहता है। राइट। अब इसके फंक्शंस देख लीजिए। इन्वेस्टिगेशन वायलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लॉज एंड प्रोविजंस, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लॉज एंड प्रोविजंस। तो जितने भी इस तरह की लॉज है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव मतलब वही है जो इंडिया से भागता है। नीरव मोदी सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। और FAR फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उसके अंदर, और स्पॉन्सरिंग केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। देखिए दोस्तों, ये जो रूल है ना कोफेपोसा, ये एक टाइम पे बहुत बेनिंग न्यूज़ था। कोफेपोसा अभी भी इंपॉर्टेंट है। कोफेपोसा का फुल फॉर्म देख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़। तो जितने भी केसेस फॉरेन करेंसी से हो या स्मगलिंग एक्टिविटीज़ से हो, ठीक है, इसी तरह के केसेस ईडी देखते हैं। अब स्टेटमेंट्स देख लीजिए आप। सबसे पहला, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेट्स ऑफेंसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लॉज एंड प्रोविजंस। वेरी करेक्ट। एक्चुअली वन ऑफ द फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी ईडी करता है। ईडी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गलत है दोस्तों, मैंने बताया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर आता है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and is responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime. वेरी वेरी करेक्ट। तो बेसिक डेफिनेशन है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, आप ये जान के रखिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज ए सेंट्रल एजेंसी। ठीक है, तो बेसिक फंक्शंस आपको जानना है, कौन कौन से लॉस के अंदर ये काम करता है, ये सब जान के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंटर हैज टोल्ड द असम गवर्नमेंट दैट रिजेक्शन स्लिप्स शुड बी इशूड इमीडिएटली टू दोस excluded from the final National Register of Citizens, which was published in 2019. Consider the following statements regarding NRC which are correct. Very simple question है दोस्तों, वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। देखिए दोस्तों, एनआरसी के बारे में कम से कम 10-15 बार मैंने क्वेश्चन पूछा होगा आपको। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? एनआरसी इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोस हु आर लीगल इंडियन सिटीजन्स। वेरी वेरी करेक्ट, बेसिक डेफिनेशन है। इट इंक्लूड्स डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु क्वालिफाई एज सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो बेसिकली एनआरसी का जो बाइबल है, बेसिक अथॉरिटी है, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है। राइट। एंड आसाम इज द ओनली स्टेट वेयर एनआरसी वाज कंपेल्ड। वेरी वेरी करेक्ट। तो आसाम ही है एक ही स्टेट इंडिया में जहां एनआरसी कंपेल किया था। एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है मैंने जो बोला। न्यूज़ आया था दोस्तों, सेंटर ने आसाम गवर्नमेंट को ये बोला है रिजेक्शन स्लिप्स इशू करने के लिए, जितने भी लोग एनआरसी से बाहर है ना, उनके लिए रिजेक्शन स्लिप्स इशू करने के लिए ये न्यूज़ आया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3,
Recently, United Nations is in dialogue with China for unrestricted Xinjiang visit regarding Uyghur Muslims. Consider the following statements regarding Uyghur Muslims. Which of the statements are correct? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली. स्टेटमेंट 1 गलत है. देखिए दोस्तों, उइगुर मुस्लिम्स के बारे में आप सबको पता होगा. एक माइनॉरिटी ग्रुप है चाइना में, काफ़ी परसिक्यूटेड मिनोरिटी है. अब देखिए, उइगुर मुस्लिम्स भी काफ़ी न्यूज़ में था. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उइगुर मुस्लिम्स के बारे में बेसिक स्टेटमेंट्स में लिखा हूँ. दे आर ए प्रिडोमिनेटली मुस्लिम मिनोरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप हुज ओरिजिन्स कैन बी ट्रेस्ड टू सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया. तो बेसिकली टर्की से रिलेटेड है. टर्की का एक एथनिक ग्रुप है. उइगुर स्पीक देयर ओन लैंग्वेज सिमिलर टू टर्किश and see themselves as culturally and ethnically close to the Central Asian nations. वैसे जिंजियान प्रोविंस में बहुत सारे उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं. वो अपने आप को सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है. और वो टर्किश लैंग्वेज बोलते हैं. मतलब उनका लैंग्वेज अलग है, पर टर्की में जो लैंग्वेज है ना टर्किश, उनसे रिलेट करते हैं उनका लैंग्वेज. दे आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन चाइना. तो चाइना के एथनिक माइनॉरिटीज में एक है Uyghur Muslims. However, China recognizes the community only as a regional minority and rejects that they are an indigenous group. चाइना ये मानते नहीं है वो एक इंडिजिनियस ग्रुप है. बेसिकली वो चाइना का इंडिजिनियस ग्रुप है करके चाइना मानते नहीं है एक्चुअली में, ठीक है. इसलिए वो प्रोसिक्यूशन उनके साथ प्रोसिक्यूशन होता है. करंटली द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ उइगुर एथनिक कम्युनिटी लिव्स इन द जिंजियांग रीजन ऑफ चाइना. देखिए, जिंजियांग जो है चाइना का वेस्टर्न प्रोविंस है, जो हमारा अक्साई चीन है, लद्दाख का ईस्टर्न साइड में आता है. A significant population of Uyghurs also lives in neighboring Central Asian countries such as उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान. देखिए, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं. जिंजियांग के बारे में, इट इज़ टेक्निकली एन ऑटोनोमस रीजन विद इन चाइना, लार्जेस्ट रीजन रिच इन मिनरल्स एंड शेयरिंग बॉर्डर्स विद 8 कंट्रीज. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों. जिंजियांग प्रोविंस जो है काफ़ी न्यूज़ में आया था. मैप नॉलेज होना चाहिए आपको. देखिए, प्रीलिम्स अभी पास में, इसलिए मैं आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है. जितने स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा. इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड अफगानिस्तान से चाइना का जिंजियांग प्रोविंस बॉर्डर शेयर करते हैं. देखिए स्टेटमेंट्स. पहला क्या लिखा है? उइगुर्स आर ए प्रिडोमिनेटली मुस्लिम माइनॉरिटी सीरियन एथनिक ग्रुप. बिल्कुल गलत है, टर्किश है, मैंने बताया आपको. इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटी. बिल्कुल सही. करंटली लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ उइगुर एथनिक कम्युनिटी लिव्स इन द जिंजियांग रीजन ऑफ चाइना. वेरी वेरी करेक्ट. सो आंसर बी 2 and 3 only. Question number 4. As many as 27 migratory birds have been reported dead on account of avian influenza in the Pong Dam Wildlife Sanctuary area of Himachal Pradesh. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए. आई होप आपने आंसर किया होगा. नो द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट. देखिए दोस्तों, पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि 27 माइग्रेटरी बर्ड्स रिपोर्टेड डेड देयर. क्यों? एवियन इन्फ्लुएंजा अभी भी फैल रहा है हिमाचल प्रदेश में. देखिए, एवियन वर्ड का मतलब ही होता है बर्ड, ठीक है. तो ये एक इन्फ्लुएंजा है जो ह्यूमन में भी रिपोर्ट किया है. ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होता है, पर ह्यूमन्स में भी ट्रांसमिट हो सकता है करके WHO ने अपना स्टेटमेंट इशू किया था. अब देखिए, 3 स्टेटमेंट तीनों सही है. न्यूज़ क्या आया था? 27 माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, ये मैंने बता दिया. और पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में, इसलिए पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स. देखिए, it is also called Beas Dam is an artificial embankment dam constructed across the Beas River in Himachal Pradesh. तो कौन से रिवर के ऊपर है? बेस रिवर है एंड इसको बेस डैम भी बोलते हैं. रिजर्वर क्रिएटेड बाय द डैम इज कॉल्ड महाराणा प्रताप सागर एंड इज रीनाउंड बर्ड सेंचुरी. देखिए, जो रिजर्वर है, डैम का जो रिजर्वर है, उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर. वो एक बर्ड सेंचुरी भी है. डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड इरीगेशन. जितने भी डैम जो इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, जितने भी हिमालयन रिवर्स है, वो सब मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है उसमें. तो ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बनाया था. पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो ए रामसार साइट. देखिए, रामसार साइट आपको पता है, वेटलैंड का एक कन्वेंशन साइन हुआ था वेटलैंड्स के लिए, रामसार साइट. तो पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक रामसार साइट है, ठीक है. रामसार ईरान का एक प्लेस है, उधर ही ये कन्वेंशन साइन हुआ था, इसलिए रामसार साइट्स बोलते हैं जितने भी वेटलैंड्स को, राइट. इंडिया में कई सारे रामसार साइट्स है. मेरे हिसाब से इंडिया में टोटल 42 है, इफ आई एम करेक्ट. मैं गलत भी हो सकता हूँ, देख लीजिएगा. महाराणा प्रताप सागर इज लोकेटेड इन द वेटलैंड जोन ऑफ शिवालिक हिल्स. तो कौन सा हिमालयन एरिया का पार्ट है? शिवालिक हिल्स का. अर्ली इन जनवरी 2021 एवियन इन्फ्लुएंजा जो H5N1 है, इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है, देख लीजिएगा. लेड टू ओवर डेथ ऑफ 5000 माइग्रेटरी बर्ड्स.
इन द पोंगडाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया। देखिए पोंगडाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स मर चुका है एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण, H5N1 के कारण, राइट। और केरला में भी कई सारे बत्तख, मुर्गी, ये सब मुर्गे का डेथ हुआ था। केरला, तमिलनाडु में भी रिपोर्ट हुआ था। अब देखिए स्टेटमेंट्स, पोंगडाम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, वेरी करेक्ट। रिजर्वेयर का नाम महाराणा प्रताप सागर है, वेरी करेक्ट। इट इज ऑल्सो रामसा साइट, वेरी वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली कोविन अपग्रेडेड 1 crore people can register for जैप डेली। ये न्यूज़ आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन, विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। अब देखिए दोस्तों, कोविन एप्लीकेशन के बारे में आप सबको पता होगा, आप लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा। वैक्सीन लेना तो उसमें रजिस्टर करना पड़ता है कि नहीं। Chairman of the Empowered Group on COVID-19 vaccination said that CoWIN platform for COVID-19 vaccination registration has been ramped up to accept 1 crore registration and record vaccination of 50 lakh persons daily। तो 1 crore तक रजिस्टर हो सकता है अभी एंड वैक्सीनेशन 50 लाख तक हो सकता है डेली, राइट। अब कोविन के बारे में, कोविन का फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम, इज ए डिजिटलाइज्ड प्लेटफॉर्म टू बी यूज टू इफेक्टिवली रोल आउट। तो बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, उसमें काफ़ी कुछ आप डाउनलोड करके देख लीजिए, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया था, इट इज़ ए रीपर्पस्ड वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क था, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है कोविन, एंड इट इज़ ए 100% गवर्नमेंट रन सिस्टम। ठीक है, 100% गवर्नमेंट रन है, कोई प्राइवेट कोलैबोरेशन नहीं है। अब देखिए स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट तो बेसिक डेफिनेशन है, वेरी करेक्ट। इट इज repurposed version of इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, वेरी करेक्ट। तीसरा क्या है, इट इज ए सिस्टम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NGO नेम्ड रूरल हेल्थ केयर फाउंडेशन। गलत है दोस्तों, कोई NGO नहीं है, 100% गवर्नमेंट रन है। सो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। सैटरडे को एक क्वेश्चन पूछा था, एन अबैंडन टाउन एट द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ पाम्बन आइलैंड ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आंसर इज ऑप्शन बी, धनुषकोडी। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। ए रीजन इज ए स्ट्रेच ऑफ लैंड अलोंग साइड द अरेबियन सी इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट इज बाउंडेड टू द ईस्ट बाय द वेस्टर्न घाट्स। It was formerly divided between Mumbai to the north and Chennai to the southeast. But the region became part of the Mysore state in the Linguistic Reorganization of India in 1956. About which region the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा, एंड मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा तो। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।